नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कहा, केंद्रीय बजट में शामिल सुधार और पहल के जरिए भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष बाढ़, चक्रवात और कीट प्रकोप से प्रभावित 5 राज्यों को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक आज से दी जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हवाई यात्रा के क्षेत्र में भारत कोविड से पहले की स्थिति में पहुंचने वाला है। आज विश्व रेडियो दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर श्रोताओं को शुभकामनाएं दी। और क्रिकेट में चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत के रोहित शर्मा ने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्रीय बजट में शामिल सुधार और पहल के जरिए भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ये बजट कोविड की स्थिति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। India to become Atmanirbhar even after the pandemic, and even as the pandemic is probably reviving in some countries, because we had an approach which was very spearheaded from the front by the Prime Minister himself. We've had a kind of retraction in the pandemic. The death rates are the lowest in the world. Active cases have come down. We have actually managed to bend the curve. And as a result, the revival of the economy looks lot more sustainable. And this budget therefore gives the necessary impetus. लोकसभा में आज आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया और अर्थव्यवस्था के दीर्घ अवधि के विकास के लिए कई कदम उठाए। श्रीमती सीतारामन ने विपक्षी पार्टियों के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधानों को गलत समझा गया है। कृषि क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ से भी अधिक किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। Benefits worth 1.15 lakh crores have been transferred to the bank accounts of 10.75 crore farmers scheme of Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana. 1920B to 2021B, the allocation of 75,000 crores was made under the scheme. Of course, in the RE of 2020-21, the allocation has been rationalized. I'll tell you why reduction. 65,000 it became because our estimate was that 69 lakh estimated farmers from West Bengal have not received as per our allocation because the list hadn't come to us, and when we included 69 lakh farmers into the account and gave 75,000 crores, but it couldn't be utilized, therefore in RE it came down to 65,000. वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की गई है और पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष इसमें लगभग 19% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि से प्रमुख उद्योगों की मांगों में इजाफा होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत विकास को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य क्षेत्र में जल और स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण घटक बनाया है।
वित्त मंत्री ने विपक्ष के उस आरोप को भी खारिज किया कि सरकार इस बजट से अपने मित्र उद्योगपतियों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने गरीबों, किसानों, छोटे और मध्यम व्यापारियों के कल्याण के लिए भी कदम उठाए हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि गरीब लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। Our cronies are the common janta of this country. PM Awas Yojana, more than 1.67 crores have been completed. They are common people who get the Awas Yojana houses. Under the Saubhagya scheme, since October 2017, 2.67 crore houses have been electrified. They are not crony capitalist houses. Household toilets were constructed. Nearly 11 crore. Now it is more than that. वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर के लिए 3 पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 29 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि दी गई है। As the year went, corona crisis, pandemic, lockdown, and then after the lockdown, migrant workers going back to their villages, we have increased that to 1,11,500 because that support has to be given in the villages. End of the year, it may well be that it will be utilized only to the extent of 90,000 crores, but still far higher than ever utilized under the Manrega. And therefore, this year, the current year's budget provision, the forthcoming year, we have given 73,000 crores and are fully willing that through the supplementary demand for grants, which happens at least 2 times, if not 3 times, we are going to give more and more if necessary so that migrant workers who have not returned to their jobs in the cities or anywhere else, who choose to remain there, can still be continued giving support. श्रीमती सीतारामन ने कृषि सुधार कार्यक्रमों पर कांग्रेस पार्टी के यू टर्न लेने की कड़ी आलोचना की। फार्म लॉस के ऊपर स्पष्टीकरण देंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी की पोजीशन यू टर्न लिया। पहले तो इसका समर्थन देते थे, अभी क्यों बदला। सेकंड, फार्मर्स के इतना ध्यान देने वाले कांग्रेस फार्म लोन वेवर के बारे में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए वायदा देते थे कि फार्म लोन दे रहे हैं हम, प्लीज वोट दे दो। जनता भी भरोसा रख करके वोट दिलाए, मगर राजस्थान में आज भी कंप्लेंट्स है, फार्म लोन नहीं हो रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि नए कानून लागू होने के बाद देश में कोई भी कृषि मंडी बंद नहीं हुई है। एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या? कहीं बंद नहीं हुआ। मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूँ, प्रूव इवन इफ 1 एपीएमसी मंडी वॉज शट, नॉट 1 वॉज शट। ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है that 30,000 crores which will be collected through that agricultural development infrastructure set will be actually be going to the state so that APMC infrastructure can be improved. हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट्स को APMC का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित करने के लिए रखा गया। विधेयक पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि विधेयक में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केंद्र शासित एजीएमयूटी कैडर के साथ जम्मू कश्मीर संवर्ग का विलय करने का प्रावधान है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार ने विधेयक लाते समय बहुत सारे सपने दिखाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्थानीय व्यापार समाप्त हो गया है। श्री अधीर रंजन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विस्थापित पंडितों को वापस लाने में सरकार विफल रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने सवाल उठाया कि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने से क्या हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विकास की जगह एक ठहराव सा आ गया है। चर्चा जारी है। गृहमंत्री इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा का उत्तर दे रहे हैं। आइए सुनते हैं कि 2021 के अंदर ही 5300 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा, जिसमें 700 किलोमीटर कश्मीर में और 4600 किलोमीटर जम्मू में, और हर गांव को 2022 आजादी के 75 साल तक
सड़क से जोड़ने का काम भी हम जम्मू कश्मीर में पूरा कर देंगे। इसका बजटरी प्रोविजन भी होगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमेशा 370, 35 से ऐसे झुनझुने पकड़ाते थे। ना बिजली की बात करते थे, ना पानी की बात करते थे, ना नौकरियों की बात करते थे, ना स्वास्थ्य की बात करते थे। जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जो लोग बसते हैं, इनकी स्वास्थ्य की चिंता क्या की है 3 परिवारों ने? मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल तक आपने शासन किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? लेकर आइए हिसाब और हमारे एमपीओ के साथ चर्चा करिए। मान्यवर, मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार के कालखंड में और 17 महीनों में, जो 17 महीने बोलते हैं, इसमें हमने जम्मू कश्मीर के पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी भेज दी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने पिछले वर्ष बाढ़, चक्रवात और कीट प्रकोप प्रभावित 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3,113 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी है। पिछले वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित बिहार के लिए 1,255 करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 280 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। चक्रवात बुरेवी और निवार से प्रभावित तमिलनाडु के लिए करीब 287 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। चक्रवात निवार से ही प्रभावित केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को करीब 10 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। उच्च स्तरीय समिति ने पिछले वर्ष खरीफ फसल के दौरान कीट प्रकोप से प्रभावित मध्य प्रदेश के लिए 1,280 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित राज्य में अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों को वहां भेजा था। इसके अतिरिक्त केंद्र ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 28 राज्यों को अब तक 19,036 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी है और राष्ट्रीय आपदा मोचन जोखिम प्रबंधन कोष से 11 राज्यों को 4,409 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पश्चिम बंगाल सरकार से नोईहाटी विस्फोट मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए 3 अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की है। राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में एनआईए ने उत्तर 24 परगना की तत्कालीन जिलाधिकारी चैताली चक्रवर्ती, बैरकपुर के पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक प्रणव कुमार नस्कर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। पिछले साल 3 जनवरी को जिले के नोईहाटी में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 5 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल रात जम्मू डिवीजन के सांबा जिले में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इस आतंकवादी ने पिछले साल कुलगाम जिले में भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं और एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। उत्तराखंड में तलाशी और बचाव अभियान आज 6ठे दिन भी जारी है। इस घटना में मारे गए 38 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और करीब 166 लोग अब भी लापता हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव टीम एक दूसरी सुरंग में प्रवेश कर गई है और उम्मीद की जाती है कि वहां फंसे हुए लोगों को निकालने में सफल होंगे। गढ़वाल के मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कहा कि बचाव टीमों को दूसरी सुरंग तक पहुंचने में सफलता हासिल हुई है, जो कि मौजूदा सुरंग के ठीक नीचे है। तो इक्विपमेंट के मिनिमम जो है वो 30 mm का डाया हमें चाहिए, तो उसकी मशीन से हम वो बोर करके अब उसमें डाल के देखेंगे। अगर कुछ हमें जैसा इनपुट मिलता है तो उसके अनुसार हम रणनीति तैयार करेंगे। जो इंटेक एडिट टनल है जिसमें मिट्टी बाहर निकालने का काम है वो हमारा लगातार जारी है। उसमें भी हम लगभग जो 15 मीटर है वो हमने क्रॉस कर लिया है और उसके आगे भी लगभग 20 मीटर तक हमारे लोग और ड्रोन जो है वो जाकर देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है, साथ ही नदी के किनारों पर लापता लोगों की तलाश भी की जा रही है। रमन ने भरोसा दिलाया कि हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में बने झील को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके 20 मीटर इलाके से पानी अब बाहर निकलने लगा है। देहरादून में राघवेश पांडे के साथ सुशील चंद्र तिवारी, रैणी गांव, तपोवन, चमोली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कहा, केंद्रीय बजट में शामिल सुधार और पहल के जरिए भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष बाढ़, चक्रवात और कीट प्रकोप से प्रभावित 5 राज्यों को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक आज से दी जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हवाई यात्रा के क्षेत्र में भारत कोविड से पहले की स्थिति में पहुंचने वाला है। आज विश्व रेडियो दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर श्रोताओं को शुभकामनाएं दी हैं। और क्रिकेट में चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के रोहित शर्मा ने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु और केरल जाएंगे। श्री मोदी चेन्नई में अर्जुन टैंक सेना को सौंपेंगे। इस युद्धक टैंक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के युद्धक वाहन अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अन्य उद्यमों के सहयोग से देश में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित किया है। श्री मोदी चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तार का उद्घाटन भी करेंगे और वॉशरमैनपेट से विम्को नगर तक यात्री सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री चेन्नई से अत्तिपट्टु के बीच चौथी रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री विल्लुपुरम, कडलूर और मयिलादुतुरई तंजावुर और मयिलादुतुरई तिरुवरूर में सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन के विद्युतीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की आधारशिला रखेंगे। वे मद्रास IIT के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री केरल यात्रा के दौरान भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के प्रोपिलीन आधारित पेट्रो रसायन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी कोच्चि के विलिंगडन द्वीप समूह में रो-रो वेसल्स को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विज्ञान सागर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे कोच्चि बंदरगाह में साउथ कोल बर्थ के पुनर्निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। देश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण आज से आरंभ हो गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि ये दूसरा टीका उन लाभार्थियों को लगाया जा रहा है जिन्हें विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दिन 16 जनवरी को टीका लगाया गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि दूसरे चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। Today now we are starting the second dose of the vaccination. I would request everyone who is due for the second dose according to his convenience to come forward and take the second dose. I would also request all those who have not taken the first dose also to come forward and take the first dose of the vaccine also. By getting everyone vaccinated as early as possible, we will be able to come out of this pandemic in a very smooth manner. इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 11,395 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,06,625 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,36,571 है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक 79,67,647 लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,143 नए रोगी सामने आने से देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,08,92,746 हो गई है। मंत्रालय का कहना है कि देश में इस समय मृत्यु दर 1.43% है, जो विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 103 लोगों की मौत होने से कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,55,550 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 7,43,000 से अधिक कोविड जांच की गई है। अब तक 20,55,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य कर्मियों को आज कोविड की दूसरी खुराक दी जा रही है। राज्य सरकार में चिकित्सा सेवा निदेशक डॉक्टर अजय चक्रवर्ती ने आज आकाशवाणी को बताया कि कोलकाता के SSKM अस्पताल में 19 लोगों को कोविशील्ड की दूसरी खुराक दी गई। इसी दौरान पूरे राज्य में टीके की पहली खुराक भी दी जा रही है। टीकाकरण अभियान के 23वें दिन आज 4,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। अब तक 4,71,871 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि हवाई यात्रा के क्षेत्र में देश अब कोविड से पहले की स्थिति में पहुंचने वाला है। एक ट्वीट में श्री पुरी ने बताया कि कल 2349 उड़ानों में 2,97,102 से अधिक लोगों ने यात्राएं की। उन्होंने बताया कि 25 मई के बाद घरेलू उड़ानों के फिर से शुरू होने से यात्रियों की ये सर्वाधिक संख्या है। श्री पुरी ने बताया कि सुरक्षा, क्षमता और समय की बचत के कारण लोग हवाई यात्रा को प्राथमिकता देते हैं और अब हम कोरोना काल की पहले वाली स्थिति में पहुंचने वाले हैं। निर्वाचन आयोग का दल केरल में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचा। दल ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श का दौर शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग के दल में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र, राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दल के सदस्य कल राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री अरोड़ा ने कहा कि आयुक्त प्रलोभनों से मुक्त और कोविड से सुरक्षित चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सशस्त्र प्रदेश की नामित सदस्यों को मताधिकार देने के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने उच्चतम न्यायालय की दिशा निर्देशों का हवाला दिया और कहा कि इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। श्री अरोड़ा ने क्रमबद्ध मतदाता शिक्षा और मतदान में भागीदारी पर एक पुस्तिका स्वीप का भी विमोचन किया। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। पुदुचेरी सरकार का वर्तमान कार्यकाल 8 जून को समाप्त हो रहा है और तमिलनाडु के साथ ही चुनाव होने हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पुदुचेरी से मैं चंद्रमोहन। केंद्र सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत हीमो डायलिसिस की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य मरीजों को सस्ते और सुगम इलाज की सुविधा प्रदान करना था। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत घर पर ही डायलिसिस की सुविधा को शामिल करने के साथ ही इलाज के खर्च में कमी लाना भी है। भारत में लगभग 20 लाख किडनी के मरीज हैं। उन्हें हर साल 34 मिलियन डायलिसिस सत्रों की आवश्यकता होती है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने ऐसे मरीजों की स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। क्रोनिक किडनी डिसीज और डायलिसिस जैसी सरुग्णता वाले लोगों में कोविड-19 का संक्रमण लगने का खतरा और बढ़ जाता है। इस महामारी की वजह से पेरिटोनियल डायलिसिस जैसे घरेलू डायलिसिस उपचार के लिए एक उन्नत और सुविधाजनक तकनीक को प्रोत्साहन दिया है। यह तकनीक लागत प्रभावी है और रोगियों के जीवन शैली में सुधार लाती है। यह एक दर्द रहित और सुई रहित प्रक्रिया है। नडियाद के मुलजीभाई पटेल यूरोलॉजिकल अस्पताल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्दिक पटेल का कहना है कि जानकारी और जागरूकता से ही इस तकनीक को ज्यादा लोकप्रिय बनाया जा सकता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज विश्व रेडियो दिवस है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वर्ष 2011 में विश्व रेडियो दिवस मनाने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया। इस साल के विश्व रेडियो दिवस का विषय है नई दुनिया, नया रेडियो। इसके तहत पूरे संकट काल के दौरान रेडियो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सामने लाया जाएगा। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आवाज की जादू से आकाशवाणी समाचार के श्रोताओं को लुभाया है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ समाचार वाचक देवकी नंदन पांडे ने दूरदर्शन के साथ साक्षात्कार में रेडियो के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। रेडियो के कार्यक्रमों को आप इतना आकर्षक बनाइए कि लोग उसे सुनने के लिए मजबूर हो जाए। अब 40 साल से न्यूज पढ़ते हुए मेरी जबान एक सांचे में सी ढल गई है। अब जब मैं कमेंट्री कहीं पे बोलता हूँ तो लोग कहते हैं अरे ये तो वही आवाज है जो रेडियो से खबरें पढ़ते थे, पांडे जी हैं। या एक्टिंग भी करता हूँ और डायलॉग्स भी बोलता हूँ, तब भी उनको ये वही मेरी इमेज उनके दिमाग में रहती है।
वरिष्ठ अंग्रेजी समाचार वाचक श्री मेलविल डी मेलो की मधुर आवाज को कौन भूल सकता है, जिन्होंने देश में कई लोगों को आवाज की दुनिया का कलाकार और समाचार वाचक बनने के लिए प्रेरित किया। अब श्रोताओं के लिए हम श्री डेमेलो और वरिष्ठ कमेंटेटर जसदेव सिंह की आवाज की झलक सुना रहे हैं। मेलविल डेमेलो जो मैंने पहली कमेंट्री सुनी थी जिसने मुझे मुतासिर किया, वो थी महात्मा गांधी का। Now as the flames begin to lick, a roar goes up from the crowd. Now the fire is caught and more people assembled with a being played. Garlands being flung into the air, policemen's sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse of the father of our nation. कुछ ऐसा हुआ कि मैं इतना ज्यादा उससे प्रभावित हुआ कि मैंने मेरी माँ से कहा पंजाबी में कि बीजी मैं तो हिंदी में कमेंटेटर बनूंगा। तब तक मैंने हिंदी पढ़ी नहीं थी, हिंदी का एक अक्षर भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने ये कहा कि मैं हिंदी में कमेंट्री करूंगा तो वो हंस दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व रेडियो दिवस पर कहा है कि रेडियो संचार का एक लोकप्रिय माध्यम होने के साथ ही सूचना और मनोरंजन का भी प्रमुख स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करने का एक अच्छा माध्यम है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने श्रोताओं को रेडियो से नवीन सामग्री और संगीत सुनाने वालों को भी बधाई दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है। रेडियो का प्रसार बढ़ रहा है, लोग रेडियो सुनते हैं। खेत खलियान में, काम पर, चाय की टपरी पर टीवी नहीं दिख सकते। सोशल मीडिया एक मर्यादा के बाद टेलीफोन में पढ़ते रहना असंभव होता है। रेडियो सुनना ये एक अपनी विरासत भी है और रेडियो सुनना बहुत आनंद भी है। जिस तरह से मोबाइल में ही रेडियो आ गया, तो पॉकेट में मोबाइल है, कान में तार है, स्पीकर है और सुनते रहो, तो ये अनुभव रेडियो का है। इसलिए रेडियो डे के उपलक्ष्य में मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 206 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा ने टेस्ट करियर का 7वां शतक 130 गेंद में 14 चौके और 2 छक्के लगाकर पूरा किया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेतेश्वर पुजारा ने 21 रन बनाए। शुभमान गिल और विराट कोहली बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। इस मैच में 50% क्षमता के साथ दर्शकों को स्टेडियम में मैच देखने की अनुमति दी गई है। 4 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीवी संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इस आशय की अधिसूचना कानून और न्याय मंत्रालय ने कल ही जारी कर दी। न्यायमूर्ति कुमार वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन आज से आम नागरिकों के लिए खुल गया है। गार्डन में 21 मार्च तक सोमवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। इस वर्ष सभी दर्शक केवल ऑनलाइन बुकिंग कराकर ही गार्डन देख सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग www.rashtrapatisachivalaय.gov.in से की जा सकती है। दर्शकों को कोविड दिशा निर्देश के तहत मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी का पालन करना होगा। दर्शकों का प्रवेश और निकास केवल राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने आम लोगों से अपने साथ पानी की बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग, पर्स, कैमरा, रेडियो, छाता नहीं लाने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कहा, केंद्रीय बजट में शामिल सुधार और पहल के जरिए भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष बाढ़, चक्रवात और कीट प्रकोप से प्रभावित 5 राज्यों को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक आज से दी जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हवाई यात्रा के क्षेत्र में भारत कोविड से पहले की स्थिति में पहुंचने वाला है। आज विश्व रेडियो दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर श्रोताओं को शुभकामनाएं दी हैं।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।